हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन लॉ वीटा। माय नेम इज़ आराध्या गुप्ता। आज हम लोग इस वीडियो सेगमेंट में मुस्लिम लॉ के 10 इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, जो कि हर इंडिया की लॉ यूनिवर्सिटीज़ के LLB सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगा। जिस भी सेमेस्टर में आपका मुस्लिम लॉ सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, ठीक है। और आज हम इस वीडियो में सिर्फ 10 क्वेश्चंस ले रहे हैं। इसके बाद हम लोग पार्ट 2 और पार्ट 3 भी लेकर आएंगे, जिसमें हम लोग बचे हुए टॉपिक्स को या क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो सबसे और हम लोग एक इंट्रोडक्शन से लेके चल रहे हैं, जैसे कि पहले हम लोग ये जानेंगे कि मुस्लिम लॉ क्या है, फिर हम सोर्सेज का क्वेश्चन कवर करेंगे, फिर स्कूल्स का करेंगे, फिर निकाह का करेंगे एंड सो ऑन। तो पहला क्वेश्चन है दैट हु इज़ अ मुस्लिम। ठीक है, क्वेश्चन ये आया है और ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने प्रीवियस ईयर्स से जो भी रेपिटेटिव क्वेश्चंस है, यानी कि बार बार वही जो क्वेश्चंस आ रहे थे, हम उन सबको कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो सवाल आता है कि मुस्लिम कौन है। तो मुस्लिम वो व्यक्ति है जिसका रिलीजन इस्लाम है, याद रखना सबसे क्रूशियल थिंग। और इस्लाम का मतलब है सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड, यानी कि हम इस बिलीफ में मानते हैं कि वट एवर वी आर डूइंग वी आर सबमिटिंग इट टू द विल ऑफ गॉड, कि ईश्वर की, अल्लाह की जो भी विल है, जो भी इच्छा है, वी आर सबमिटिंग टू दैट। ठीक है, एंड वी आर डूइंग एवरीथिंग वट एवर हैज बीन रिसाइटेड बाय द मैसेंजर ऑफ गॉड इन द होली बुक ऑफ कुरान। और मुस्लिम कौन है? हु बिलीव्स इन प्रॉफिट, जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब में बिलीव करता है, उनकी टीचिंग्स में बिलीव करता है, उनकी सेइंग्स में बिलीव करता है, जो बिलीव करता है दैट गॉड इज वन एंड ओनली वन, कि भगवान सिर्फ एक है। ठीक है, देयर इज ओनली वन गॉड एंड प्रॉफिट मोहम्मद साहब जो हैं वो गॉड के मैसेंजर हैं, यानी कि रसूल हैं। तो जो व्यक्ति इन सभी बातों पर विश्वास रखता है वो व्यक्ति ही मुस्लिम कहलाता है। सिंपल, कीप इट सिंपल। तो ऑल्दो कोई एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं है, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर कानून नहीं है, उस कानून की कोई एक प्रोविजन या सेक्शन नहीं है जो कि एज सच डिफाइन कर रहा हो हु इज़ मुस्लिम, लेकिन हमने अलग अलग जो मुस्लिम लॉ से डील करने वाले प्रोविजंस हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनसे इस मीनिंग को डिराइव किया है, डेवलप किया है। एक व्यक्ति मुस्लिम दो तरीके से हो सकता है, या तो वो जन्म से मुस्लिम हो, यानी कि वो एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ हो, एंड अदर थिंग इज कि उनका रिलीजन, उस व्यक्ति का रिलीजन पहले कुछ और था, लेकिन कन्वर्ट कराने के बाद वो मुस्लिम बन जाते हैं, यानी कि उन्होंने मुस्लिम धर्म को, इस्लाम को कबूल किया है, इस्लाम को एम्ब्रेस किया है। बट इसके लिए ज़रूरी है कि वो जो नॉन मुस्लिम पर्सन है वो कन्वर्जन तभी करा सकता है जब वो मेजर हो, यानी कि वो उसने मेजॉरिटी की एज अटेन कर ली हो, एंड सेकेंडली वो साउंड माइंड का हो, यानी कि उस व्यक्ति को पता है कि वो क्या कर रहे हैं, इस्लाम क्या है। ठीक है, और ये जो एक्ट ऑफ कन्वर्जन वो कर रहे हैं उसका क्या नेचर है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। ठीक है, उसके बाद वो पर्सन मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये है इसका सिंपल सा आंसर कि हु इज़ अ मुस्लिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मुस्लिम लॉ के सोर्सेज क्या हैं। ठीक है, वो सोर्सेज बताइए जिससे मुस्लिम लॉ डेवलप हुआ, इवॉल्व हुआ। तो दो सोर्सेज होते हैं मुस्लिम लॉ के। पहले हैं प्राइमरी सोर्सेज एंड द सेकेंड इज द सेकेंडरी सोर्सेज। ठीक है, तो देखो अगर आपका सिर्फ क्वेश्चन ये आता है दैट एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, तो ऑफकोर्स आप दोनों ही सोर्सेज को एक्सप्लेन करेंगे। और वो डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें कितने नंबर ऑफ वर्ड्स मांगे गए हैं, तो वो आप अकॉर्डिंगली डेवलप करोगे अपने आंसर को। बट जितना मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखा है, क्वेश्चंस ना मेजरली प्राइमरी सोर्सेज पे आते हैं, और उसमें भी जैसे कि आपसे पूछेंगे कि एक्सप्लेन इज्मा, एक्सप्लेन कियास। ठीक है, तो आप इनको ऐसे नहीं कि आपने बस इसे जान लिया कि ये क्या है, नहीं, इनको आपको डिटेल्स जानना जरूरी है, बिकॉज इन पे इंडिविजुअल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम लोग प्राइमरी सोर्सेज से शुरुआत करते हैं। देयर आर 5 प्राइमरी सोर्सेज, 5 प्राइमरी सोर्स हैं। सबसे पहला, सबसे क्रूशियल इज कुरान। ठीक है, जो कि इस्लाम की सेंट्रल रिलीजियस टेक्स्ट भी है, होली बुक है। उसके बाद सुन्नत, हदीस, इज्मा और क्यास। चलो एक एक करके सबको समझते हैं। पहला है कुरान। तो कुरान को कहा जाता है दैट इट इज़ द डायरेक्ट कमांड ऑफ गॉड, कि अल्लाह ने जो डायरेक्ट कमांड दी, जो उन्होंने जो भी अपनी डायरेक्ट बातें कही, दैट इज़ ऑल इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन कुरान। कुरान जो है वो इस्लाम का सेंट्रल रिलीजियस टेक्स्ट है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और जिससे पूरा का पूरा जो इंटायर मुस्लिम लॉ है और जो इस्लाम है, इस्लाम का रिलीजन है, वो गवर्न होता है। ठीक है, और ये जो कुरान की होली बुक है, ये मुस्लिम्स की यूनिवर्सल अथॉरिटी है। वो अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं, जो भी उनकी लाइफ में हो रहा है, जो भी हुआ है, या जो भी वट एवर दे आर डूइंग इन देयर लाइफ, उसकी सेंट्रल यूनिवर्सल अथॉरिटी इज कुरान। ठीक है, ये कहा जाता है दैट वट एवर कमांड हैज़ बीन मेंशन इन कुरान, वो सब एंजल गिब्राइल जो थे उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद साहब को
कहा था और फिर उसके बाद वो चीज़ें कुरान में मेंशन की गई थी। वो कैसे हुआ, कब हुआ, दैट इज ऑल वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर। हम क्वेश्चन आंसर सीरीज करें, सो कीपिंग इट सिंपल एंड शॉर्ट। इसके चैप्टर्स की बात करें, सो इसमें कई सारी वर्सेज हैं, चैप्टर्स हैं, और वो सभी चैप्टर्स जो हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस के अलग अलग एस्पेक्ट्स को डील करती हैं। ठीक है, जितने भी मनुष्य के जीवन में जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी पढ़ाव आते हैं, उन सबको कुरान कवर करती है। ठीक है, सो दिस इज द होलसम आंसर ऑफ दैट व्हाट इज कुरान एज अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। नेक्स्ट हमारा सोर्स है सुन्नत। सुन्नत सेकेंड इंपॉर्टेंट प्राइमरी सोर्स है। और सुन्नत क्या है? प्रॉफिट मोहम्मद साहब का मॉडल बिहेवियर, यानी कि उनके जीवन में उन्होंने जो भी कुछ प्रैक्टिस किया, उसका जो भी उनका बिहेवियर था, ठीक है, वट एवर वॉज सेड बाय प्रॉफिट साहब, वट एवर वॉज डन बाय हिम, वट एवर वॉज अपहेल्ड बाय हिम इन साइलेंस, यानी कि कई बार कुछ सिचुएशंस में जब वो साइलेंट भी रहे, सो वो सभी चीज़ें सुन्नत कहलाती हैं। और वो सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन इवॉल्विंग दिस द रिलीजन ऑफ इस्लाम एंड इवोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम लॉ। ठीक है, और जो सुन्नत के फॉलोअर हैं उन्हें सुन्नी कहा जाता है। 3 तरह की सुन्नत होती हैं, इन्हें याद रखना, बिकॉज सुन्नत पे क्वेश्चन आया, सो वी मस्ट हैव टू ऐड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। पहला है सुन्नतुल फ़ेल, यानी कि जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने अपने लाइफ में कंडक्ट किया, जो वो कार्य करते थे। ठीक है, हाउ ही यूज टू बिहेव, हाउ ही यूज टू कंडक्ट हिज लाइफ। सेकेंड थिंग इज सुन्नतुल कॉल। सुन्नतुल कॉल का मतलब है जो उन्होंने बातें कही, जो उनके शब्द थे। एंड द थर्ड थिंग इज सुन्नतुल तकरीर, और इसका मतलब है कि किन किन सिचुएशंस में प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने साइलेंस अडॉप्ट किया, यानी कि उन्होंने कुछ नहीं कहा, सो हिज साइलेंस वाज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। तो ये 3 तरह के काइंड्स ऑफ सुन्नत हैं। ठीक है, सो ये हो गया हमारा सेकेंड सोर्स। द थर्ड सोर्स इज हदीस। हदीस क्या है कि दीज ऑल आर द ट्रेडिशंस इन राइटिंग, यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने वही जो भी कुछ किया, जो भी कुछ कहा, जो भी कुछ उन्होंने साइलेंटली अलाउ किया, उन सब की जो नरेशंस हैं, उन सब की जो राइटिंग्स हैं, दैट ऑल कॉन्स्टिट्यूट हदीस। ठीक है, तो ये बेसिकली वही सब ऊपर की जितनी भी प्रॉफिट मोहम्मद साहब के मॉडल बिहेवियर के ट्रेडिशंस हैं, उनकी राइटिंग इज़ वॉट वी कॉल एज हदीस। तो शियाज हदीस में विश्वास नहीं रखते हैं। ठीक है, इस फैक्ट को याद रखना। एंड एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि हदीस कभी भी प्रॉफिट मोहम्मद साहब के पूरे जीवन शैली में, उनकी पूरी लाइफ टाइम में नहीं लिखी गई थी, कि जाने के बाद ही जो उनके साथ के लोग थे उनके द्वारा, या उनके जो उन्होंने जाना, जो भी कुछ उन्होंने बताया, वही सब के थ्रू ये ट्रेडिशंस जो हैं वो रिटन डाउन किए गए थे। नाउ हदीस भी 3 तरह के हैं, जस्ट लाइक एज सुन्नत। एक है अहदिस ए मुतवतिर। देखो, मैं जितने भी मेरे मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं या हुएवर इज रीडिंग दिस, अगर मैं कोई भी प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक करती हूँ, सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। ठीक है, तो पहला काइंड है अहदिस ए मुतवतिर। इसका मतलब है ये वो ट्रेडिशंस हैं जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्ट की गई थी। ठीक है, सभी लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। दूसरी वो ट्रेडिशंस जो कि पॉपुलर ट्रेडिशंस थी, दैट दे वर नोन एज अहदिस ए मशहूर। एंड द थर्ड इज अहदिस ए अहद, जो कि आइसोलेटेड ट्रेडिशंस थी और बहुत ही गिने चुने लोगों ने ही उसको अडॉप्ट किया, फॉलो अप किया। सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड आइसोलेटेड ट्रेडिशंस, यानी कि वो सर्वव्यापी नहीं हुई, यानी कि सबने उसको फॉलो अप नहीं किया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हदीस। फोर्थ हमारा प्राइमरी सोर्स है इज्मा। ठीक है, जब ऐसी सिचुएशन आती है, कोई ऐसी नई प्रॉब्लम अराइज होती है जिसका जो सल्यूशन है वो ना ही हमें कुरान में मिल रहा है, ना ही हमें सुन्नत में मिल रहा है, ना ही हमें हदीस में मिल रहा है। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, जितने भी कुछ लॉ नोइंग पर्सन्स, यानी कि जो जूरिस्ट हैं, जो कि कानून की जानकारी रखते हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, वो क्या करते हैं, वो सब मिलकर एक कॉमन ओपिनियन देते हैं, अपनी एक सलाह देते हैं। ठीक है, एंड उसी ओपिनियन को कहा जाता है इज्मा। और जो वो लॉ नोइंग पर्सन्स है जो अपनी ओपिनियन रख रहे हैं, दे आर नोन एज मुज्तहिद्स, उन्हें मुज्तहिद्स कहा जाता है। ठीक है, तो इज्मा से कई सारे एक्सप्लेनेशंस डिराइव होते हैं, कई सारे एग्जाम्पल्स डिराइव होते हैं, और ये हम इंटरप्रेट करते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब के जितने भी डिसिप्लिन थे, उनकी जो भी टीचिंग्स थी, उनकी जो भी प्रिंसिपल्स थे, उन सबकी स्टडीज से, उन सबकी अंडरस्टैंडिंग से बेस्ट पॉसिबल इलेक्शन क्या किया गया, यानी कि उसमें से ही क्या एक नया रूल ऑफ लॉ इंटरप्रेट किया गया फॉर दैट न्यू प्रॉब्लम। ठीक है, तो इज्मा को फॉलो अप करने के लिए देयर आर 3 मेन एसेंशियल्स। पहले कि जो ओपिनियन दे रहे हैं वो जूरिस्ट हो, वो जो जूरिस्ट हैं यानी कि वो जो लॉ नोइंग पर्सन है वो मुस्लिम हो। एंड द थर्ड थिंग इज जो कंसेंसस दिया जा रहा है, यानी कि जो ओपिनियन दिया जा रहा है वो रिलीजियस मैटर ही हो, यानी कि जो मैटर अराइज हुआ है दैट मस्ट बी अ रिलीजियस मैटर। ठीक है, ये हो गया इज्मा।
ओके, द नेक्स्ट इज एंड द लास्ट इज कियास. ये लास्ट प्राइमरी सोर्स है. तो इस सोर्स को अबू हनीफा जी ने इंट्रोड्यूस किया था. ही वॉज ऑल्सो अ फेमस मुस्लिम जूरिस्ट. ठीक है. तो कियास क्या है? कियास इज द रीजनिंग बाय एनालॉजी, यानी कि अक्ल का इस्तेमाल करके, रीजनिंग्स का इस्तेमाल करके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना या फिर कुछ नए प्रिंसिपल्स को डिराइव करना. सो वो जो रीजनिंग लगाई जाती है उनमें 3 सोर्सेज, जो हमारे ऊपर के प्राइमरी 3 सोर्सेज है, उनका इस्तेमाल किया जाता है. कुरान, सुन्नत और इज्मा. इन्हीं का यूज़ करके, इन्हीं को स्टडी करके with the help of analogy, reasonings लगा के we derive the qiyas and we derive the solution to a problem arise. ठीक है. सो बेसिकली इसमें हम अलग अलग सिचुएशंस को कंपेयर करते हैं. वी कंपेयर अ थिंग टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, राइट. इसमें ये भी कहा गया दैट इन कियास वी डू नॉट क्रिएट एनी न्यू लॉ. हम कोई नया कानून नहीं क्रिएट करते हैं, रादर हम अपने पुराने ही ओल्ड एस्टेब्लिश प्रिंसिपल्स को नए सर्कमस्टांसेस में अप्लाई करते हैं एज रिक्वायर्ड इन दैट सिचुएशन. ठीक है. तो और याद रखना दैट कियास का यहाँ पे इट्स नॉट न्यू, इट्स नो. ठीक है. ओके, लेट मी राइट इट अगेन. ओके. तो कियास का शियाज में, हनबलीज में, शाफईज में कोई वैल्यू नहीं है. दे डू नॉट बिलीव इन फॉलो कियास. अब हनबली एंड शाफई क्या है? तो ये सुन्नी स्कूल के ही सब सेक्ट्स हैं. उनको हम आगे अभी स्कूल्स वाले क्वेश्चन में कवर करेंगे. ठीक है. ऑल्सो कियास में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम रीजनिंग की मदद से कोई न्यू प्रिंसिपल्स डिराइव करते हैं या कुछ नया इवॉल्व करते हैं, सो दैट शुड नॉट बी इन एनी वे इनकंसिस्टेंट विद एनी वर्सेस ऑफ कुरान, सुन्नत और हदीस. वो किसी भी तरीके से कुरान, सुन्नत और हदीस से इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, उसके अपोज नहीं होना चाहिए. यानी कि आपको कुरान के, सुन्नत के और हदीस के प्रिंसिपल्स को ग्राउंडेड रखते हुए, उसको बेस रखते हुए ही सिचुएशंस को, सर्कमस्टांसेस को हैंडल करना है. ठीक है. तो ये हो गए हमारे 5 सोर्सेस. ठीक है. इनको एक्सप्लेन करने में टाइम लगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं, वैसे देखा जाए तो हमने इस बीच 4-5 क्वेश्चन कर लिए, क्योंकि हर प्राइमरी सोर्स से इंडिविजुअल क्वेश्चन बन रहा है पास्ट ईयर पेपर्स में, तो हमें इन सबको इंडिविजुअली पढ़ना है. ठीक है. उसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी सोर्स. जैसे मैंने बताया आपको, मुस्लिम लॉ के 2 तरह के सोर्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. तो सेकेंडरी सोर्सेज पे इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं आता है, पर आपको अगर सिर्फ सोर्सेज आ रहे हैं तो आपको मेंशन करना होगा. तो सेकेंडरी सोर्सेज में क्या क्या आते हैं? कस्टम्स आते हैं. ठीक है. कस्टम्स ऐसे होने चाहिए जो कि बहुत ही अनंत काल से फॉलो अप हो रहे हों और लार्ज नंबर ऑफ पीपल उसको फॉलो कर रहे हों. वो मॉरल वैल्यूज़ के अपोज नहीं होना चाहिए. ठीक है. उसके अलावा जो जितने भी लॉज एंड रूल्स रेगुलेशंस हैं वो भी सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं. जुडिशरी द्वारा पास किए गए लैंडमार्क जजमेंट्स जो होते हैं, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स जो होते हैं, दे आर ऑल्सो सेकेंडरी सोर्सेज. एंड एट द एंड द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, ये भी सेकेंडरी सोर्स है. जब सारे ही सोर्सेज से हमको सोल्यूशन नहीं मिल रहे, देन वी फॉलो जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस. राइट. तो ये हो गया हमारा सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ. अब हम डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ. तो 2 कैटेगरी ऑफ मुस्लिम्स होती हैं, सुन्नीज एंड शियाज. तो इस तरीके से 2 स्कूल्स होते हैं, सुन्नी स्कूल्स और शिया स्कूल. सुन्नी स्कूल फर्दर 4 सब स्कूल में डिवाइडेड है और शिया स्कूल्स 3 सब स्कूल्स में डिवाइडेड है. ठीक है. तो सुन्नी स्कूल्स के 4 सब स्कूल्स के हैं, हानफी स्कूल, मालिकी स्कूल, शाफई स्कूल और हनबली स्कूल. ठीक है. इन सब के फाउंडर्स के नाम याद रखना अगर आंसर लिखना है तो. ठीक है. और इस पे हमें फोकस करना है कि कौन सा जो स्कूल है वो कौन से सोर्स पर बिलीव करता है या कौन से सोर्स पर रिलाई करता है. तो हानफी स्कूल के फाउंडर हैं अबू हनीफा जी. एंड हानफीज का ग्रेट रिलायंस था कियास पर. वो कियास को फॉलो अप करते थे. पूरे विश्व में 1/3 से ज़्यादा जो मुस्लिम्स हैं वो हानफीज हैं. सेकेंड इज़ मालिकी. मालिकी के फाउंडर थे इमाम मलिक, और इनका कियास पर विश्वास कंपैरेटिवली कम था. एंड दे वर मोर रिलाइड अपॉन हदीस. वो हदीस को एज अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ ज़्यादा रिलाई करते थे. दे हैड मोर एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रेडिशंस, और ट्रेडिशंस हदीस में मेंशन है. राइट. उसके अलावा थर्ड है शाफई. शाफई के फाउंडर थे मोहम्मद इब्न इदरिस अल शाफई. एंड इट इज़ बीइंग सेड कि जो शाफई है वो हानिफी और मालिकी का एक कॉम्प्रोमाइज़ है, और वी कैन से इट्स अ ब्लेंड ऑफ हानिफी एंड मालिकी सब स्कूल. ठीक है. एंड दे हैड अ मोर रिलायंस ऑन इज्मा. उनके अकॉर्डिंग इज्मा जो है दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ. द फोर्थ सब स्कूल इज़ हनबली. हनबली के फाउंडर है इमाम अहमद इब्न हम्बली, और ये हदीस को सपोर्ट करते हैं, फॉलो करते हैं. और ये कहा जाता है जो हनबलीज थे उन्होंने वो थ्योरीज इंट्रोड्यूस की, डेवलप की, जिसने सुन्नत कहाँ से इवॉल्व हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ, हदीस का, इनके जो रूट्स हैं उनको ट्रेस करने वाली जो थ्योरीज थी, दे वर इंट्रोड्यूस बाय हनबली.
ठीक है। तो ये हो गया सुन्नी स्कूल। द अदर वन इज शिया स्कूल। शिया स्कूल के 3 सब स्कूल हैं, दे आर नोन एज इतना अशारिया, इस्माइलिया एंड ज़्यादीस। ठीक है, तो शॉर्ट के पर्सपेक्टिव से आप नाम याद रखें उतना ही काफ़ी है। ठीक है, पर हमको सुन्नी स्कूल का क्योंकि डिटेल ज़्यादा रहता है, सो वी नीड टू नो अ बिट अबाउट द सब स्कूल्स ऑफ सुन्नी स्कूल्स। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन, द स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। अब हम लोग एक तरह से नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। द नेक्स्ट चैप्टर इज द निकाह। ठीक है, तो हमारा सवाल है कि मुस्लिम मैरिज क्या है, उसका नेचर क्या है। तो सवाल आए चाहे मुस्लिम मैरिज क्या है तो आंसर सेम रहेगा, सवाल आए कि मुस्लिम मैरिज का नेचर क्या है तो भी आंसर सेम रहेगा। ठीक है, तो निकाह के हम 2 तरह से मतलब समझते हैं, एक उसका लिटरल मीनिंग यानी कि उसके शब्द से क्या मतलब डिराइव होता है, दूसरा है लीगल मीनिंग। ठीक है, विधि के अनुसार निकाह का क्या मतलब है। तो लिटरल मीनिंग ये है दैट इट इज द यूनियन ऑफ 2 सेक्सेस, दैट इज मेल एंड फीमेल। तो एक मेल और एक फीमेल का जो यूनियन है, जो बंधन है विवाह का, दैट इज व्हाट निकाह इज। ठीक है, एंड लीगल मीनिंग का सिंपली मतलब है द मैरिज, द मुस्लिम मैरिज। ठीक है, तो मुस्लिम मैरिज का जो नेचर की हम बात करें तो मुस्लिम मैरिज डिफाइन किया जाता है दैट इट इज़ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। अब कॉन्ट्रैक्ट शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है, इसलिए किया गया है बिकॉज मुस्लिम मैरिज के जो असेंशियल एलिमेंट्स हैं जो कि एक मैरिज को वैलिड मैरिज बनाते हैं, उसमें ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट के असेंशियल से बहुत मैच करते हैं, रिजेंबल करते हैं। कैसे, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ज़रूरी होता है कि एक व्यक्ति ऑफर करे, दूसरा व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करे। सिमिलरली मुस्लिम मैरिज में भी यही होता है। इसके अलावा ज़रूरी होता है कि जो मैरिज है उसके पार्टीज 2 पार्टीज होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में भी यही होता है। इसके अलावा जो पार्टीज हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है वो बिना किसी दबाव के होना चाहिए, यानी कि जो कंसेंट है वो फ्री होनी चाहिए। तो ये सारे फीचर्स बहुत रिजेंबल करते हैं, इसीलिए हम लोग मुस्लिम मैरिज को तरह का सिविल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है जो इंटरकोर्स हो रहा है उन दोनों व्यक्तियों के बीच में उसको लीगलाइज करना एंड फॉर द प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, दीज आर द 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज। एक इंपॉर्टेंट केस है विच यू कैन ऐड इन योर आंसर, दैट इज मोहम्मद सलीम वर्सेस शमसुद्दीन। इसमें ये कहा गया था दैट मुस्लिम मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है, ना कि एक सेक्रामेंट। सेक्रामेंट मतलब ये कोई संस्कार नहीं है, बल्कि इसका नेचर है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब कैसे एक मुस्लिम मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, उसका आंसर यहाँ मिलता है। सबसे पहला एसेंशियल है कि इसमें इजाब और कबूल होता है। इजाब यानी कि ऑफर होता है, एंड दूसरा जिसको ऑफर किया जाता है वो व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करता है, कबूल करता है ना। दूसरी चीज़ है कि इसमें 2 पार्टीज होती हैं। तीसरी चीज़ है कि इसमें फ्री कंसेंट होती है, कोई जोर ज़बरदस्ती, दबाव, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन कुछ भी नहीं होना चाहिए। चौथी चीज़ है कि जो पार्टीज़ हैं वो कॉम्पिटेंट हो, यानी कि वो साउंड माइंड की हो और उन्होंने एज ऑफ प्यूबर्टी अटेन कर ली हो। यहाँ पे मुस्लिम मैरिज में 18 साल वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता है, यहाँ पे एज ऑफ प्यूबर्टी चलती है या फिर 15 साल की उम्र होती है। ठीक है, उसके अलावा 5th पॉइंट इज दैट दिस मैरिज कैन बी सेट असाइड आफ्टर प्यूबर्टी। यहाँ पे जो माइनर बॉय और गर्ल है, अगर उनका जो शादी है वो 15 साल से पहले कराई गई है उनके गार्जियन के द्वारा, तो यहाँ पर जैसे ही वो एज ऑफ प्यूबर्टी अटेन करते हैं फिर उनके पास एक ऑप्शन आ जाता है कि वो इस मैरिज को चाहें तो रेपुडिएट कर सकते हैं, सेट असाइड कर सकते हैं, या फिर वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। बट उसकी एक विंडो है, यानी कि 18 साल की उम्र से पहले पहले उनको इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करना है, इस राइट को एक्सरसाइज करना है। तो ये भी एक असेंशियल एलिमेंट है मुस्लिम मैरिज का। एंड द लास्ट वन इज डावर, यानी कि कंसिडरेशन होती है एक तरीके से, जो कि जो दूल्हा है वो दुल्हन को देता है, और ये डावर एक तरीके का मार्क ऑफ रिस्पेक्ट होता है, मार्क ऑफ कमिटमेंट होता है टुवर्ड्स दिस मैरिज। इसके साथ साथ ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी अश्योर करता है मुस्लिम वुमन को इन दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज। तो ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन, द नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज। Our 5th क्वेश्चन इज द ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, और जिसको उर्दू में ख्यार उल बुलूग कहा जाता है। ठीक है, जिस भी तरह से क्वेश्चन आए द आंसर विल बी सेम। तो ये एक तरह का राइट होता है जो कि एक माइनर बॉय या एक माइनर गर्ल को दिया जाता है। कब दिया जाता है, जब उनकी जो शादी है, जो उनका निकाह है, वो उनके गार्जियन के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट कराया गया, यानी कि उनके गार्जियन के द्वारा कराया गया बिफोर द एज ऑफ 15 ईयर्स, यानी कि जो उनकी कॉम्पिटेंसी की एज थी, मेजॉरिटी एज थी, उससे पहले उनकी शादी करा दी गई। तो अब क्या है, एक राइट दिया जाता है ऐसे माइनर बॉय या गर्ल को कि वो जैसे ही अपनी प्यूबर्टी की एज अटेन करते हैं, या फिर जैसे ही वो 15 साल की उम्र के होते हैं, उनके पास राइट है कि वो चाहें तो इस शादी को रेपुडिएट कर दें, यानी कि सेट असाइड कर दें, मना कर दें कि मुझे इस बंधन में नहीं रहना, या फिर वो इस शादी को एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, तो
फीमेल कैसे करती है इस चीज़ को, इस राइट को एक्सरसाइज, और मेल कैसे करता है उसको हम आगे पढ़ेंगे। बट फिलहाल आप इतना याद रखना कि जब तक रेपुडिएशन नहीं किया जाता है तब तक वो शादी वैलिड ही मानी जाती है, ठीक है। और ऑल्सो एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि ये राइट वो पर्सन तभी एक्सरसाइज कर सकते हैं जब उनकी जो शादी है वो कंज्यूमेट ना हुई हो, ठीक है, कंज्यूमेशन ना हुआ हो, उसके बाद ही वो रेपुडिएट कर सकते हैं। अब बात करें कि एक फीमेल कैसे इस राइट को एक्सरसाइज करती है, तो वो जैसे ही एज ऑफ प्यूबर्टी अटेन करती है वो इस राइट को एक्सरसाइज करती है, बट बिफोर 18 ईयर्स। तो या तो वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर करती है कि वो इस शादी को सेटिसाइड करती है या एक्सेप्ट करती है, और इनडायरेक्टली कैसे हो सकता है, अगर वो अपने हस्बैंड के साथ कोहेबिट करती है, कंज्यूमेट करती है, तब भी ये माना जाएगा दैट यस शी हैज़ रेटिफाइड और शी हैज़ एक्सेप्टेड दिस मैरिज, ठीक है। फिर वहाँ पे एक्सप्रेस डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है। मेल की बात करें तो ही कैन ऑल्सो एक्सरसाइज दिस राइट ऑन अटेनिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी, तो या तो एक्सप्रेस डिक्लेरेशन के थ्रू, या फिर डावर का पेमेंट करके, या फिर कोहैबिटेशन करके। सो दीज आर द मोड्स ऑफ एक्सरसाइजिंग दिस राइट। बट याद रखना, अगर 18 साल की उम्र बीत गई उसके बाद ये राइट भी बीत जाता है, वो ये राइट लूज हो जाता है, ठीक है। सो इसकी एक ड्यूरेशन है, एज ऑफ प्यूबर्टी से लेके 18 साल की उम्र के बीच में ही इस राइट को एक्सरसाइज करना होता है, राइट। सो दिस इज ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। नाउ मूविंग अहेड, आवर सिक्स्थ क्वेश्चन इज इद्दत। इद्दत क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इद्दत एक वेटिंग पीरियड होता है। अब ये कौन सा वेटिंग पीरियड है, ये वेटिंग पीरियड कब आता है और इसमें क्या होता है? तो ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें एक महिला के लिए मैंडेटरी है कि वो सेक्लूजन में रहे, यानी कि वो एकांत में रहे, अकेले रहे, ठीक है। तो वो कब रहेगी, मतलब वो कैसी कंडीशंस है जिसमें उसको इद्दत फॉलो करना है? जब उस वुमन की जो मैरिज है वो डिसॉल्व हो गई, यानी कि उसकी मैरिज खत्म हो गई है, आइदर बाय तलाक, या तो उसका तलाक हो गया है या फिर उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, ठीक है। तो फिर ऐसी वुमन को सेक्लूजन में रहना होता है, आइसोलेटेड रहना होता है, और उस ड्यूरेशन में वो किसी और पर्सन से भी मैरिज नहीं कर सकती है। इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस होती हैं, जब हम इद्दत को डिटेल में पढ़ेंगे तब हम उन कंडीशंस को डिस्कस करेंगे, जैसे कि उसको अपने इन लॉज के घर में ही रहना होता है, उसको श्रृंगार वगैरह नहीं करना होता है, एक्सेट्रा। अब इद्दत पीरियड फॉलो अप करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? दो ऑब्जेक्टिव है। पहला ये असरटेन करना, ये क्लैरिफाई करना कि अगर वो वुमन वो जो वाइफ है वो अगर वो प्रेग्नेंट है, तो ये टू असरटेन कि बेबी का फादर कौन है, ठीक है, इस चीज़ की क्लैरिटी असरटेन करना, एंड टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन ऑफ पैटर्निटी। और क्योंकि किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन ना हो कि उस बच्चे का पिता कौन है, इसीलिए इद्दत पीरियड को एक मैंडेटरी रूल बनाया गया है दैट नीड्स टू बी अधेयर्ड बाय सच वुमन, ठीक है। अब ड्यूरेशन की बात करें तो डाइवोर्स में अलग ड्यूरेशन है और डेथ में अलग ड्यूरेशन है इद्दत पीरियड का। अगर वो वुमन सब्जेक्टेड टू मेंस्ट्रुएशन है देन 3 मंथ्स का उसको इद्दत पीरियड फॉलो करना है। इफ शी इज नॉट सब्जेक्टेड देन शी हैज टू फॉलो 3 लुनार मंथ्स, बेसिकली इट्स सेम द 3 मंथ्स। अगर वो वुमन प्रेग्नेंट है एट द टाइम ऑफ डाइवोर्स, तलाक के वक्त, तो तब तक उसको इद्दत पीरियड फॉलो करना है टिल हर डिलीवरी, और अगर सिचुएशन अलग है, अगर अबॉर्शन हो जाता है तो टिल अबॉर्शन। एंड डेथ की बात करें तो यहाँ पे ड्यूरेशन होता है 4 महीने से 10 दिन, 4 महीने 10 दिन तक का, ठीक है। एंड अगर वुमन प्रेग्नेंट है देन द सेम फॉलोज हियर कि टिल डिलीवरी और टिल अबॉर्शन, ठीक है, वट एवर इज द सर्कमस्टांस। तो ये है इद्दत। इद्दत होता क्या है, कौन फॉलो करेगा, क्या सिचुएशन में की जाती है, ऑब्जेक्टिव क्या है और ड्यूरेशन क्या है, ठीक है। जितने नंबर का क्वेश्चन आए, जितने वर्ड्स मांगे गए उतने लिख देना। 7th क्वेश्चन इज मुता मैरिज, ठीक है। मुता मैरिज एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ मैरिज है। ये एक तरीके की टेम्पररी मैरिज होती है, पर भले ही टेम्पररी होती है पर एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होती है। वो पहले से ही फिक्स किया जाता है कि 1 दिन के लिए होगी, 1 महीने के लिए होगी, 1 साल के लिए होगी, या कुछ सालों के लिए होगी। अच्छा, ये जो मैरिज है ना वो सिर्फ और सिर्फ शिया लॉज में उनका जो एक सब स्कूल है, इतना अशारिया स्कूल, सिर्फ वही लोग इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उन्हीं में ये मैरिज होती है। बाकी सुन्नी लॉ में तो ये पूरी तरीके से एक वॉइड मैरिज है, ठीक है। मुता मैरिज के लिए कुछ एसेंशियल कंडीशंस क्या क्या होती हैं, वही कि कॉम्पिटेंट होने चाहिए, एज की कॉम्पिटेंसी भी मैटर करती है, और साउंड माइंड भी होना चाहिए उनका, फिक्स पीरियड डिफाइन हो ऑलरेडी, डावर पहले से फिक्स हो। तो ये समझ लो भले ही टेम्पररी मैरिज है पर इसमें डावर दिया जाता है, और बाकी फॉर्मेलिटीज भी होनी चाहिए, यानी कि दोनों की फ्री कंसेंट हो, और वो लोग जो है वो आपस में प्रोहिबिटेड डिग्रीज में ना हो, ठीक है, चाहे लिमिटेड हो चाहे आपकी एब्सोल्यूट हो। अच्छा, अब मुता मैरिज के क्या कुछ लीगल इंसिडेंट्स होते हैं तो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो महिला है उसको कोई भी राइट ऑफ इनहेरिटेंस नहीं मिलता है। इसके अलावा लेकिन जो बच्चे होते हैं वो वैध माने जाते हैं, लेजिटिमेट चिल्ड्रन होते हैं। मुता मैरिज को भी इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करनी होती है। यहाँ पे डाइवोर्स का कोई सिस्टम नहीं होता है,
जैसे ही वो जो फिक्स पीरियड है ना इस मुता मैरिज का वो एक्सपायर होता है, उसी मोमेंट से ही वो जो मैरिज है वो डिसॉल्व हो जाती है। डावर की बात करें तो अगर मैरिज कंज्यूमेट हुई है तो फुल डावर मिलेगा, अगर कंज्यूमेशन नहीं हुआ है तो हाफ डावर ही मिलता है, ठीक है। और द लास्ट पॉइंट इज कि मुता मैरिज में जो मुता वाइफ है उसको मेंटेनेंस नहीं मिलता, शी कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस इन सच काइंड ऑफ मैरिज, ठीक है। तो ये है मुता मैरिज, बहुत आता है ये क्वेश्चन, ठीक है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। नाउ द 8th क्वेश्चन इज व्हाट आर द ग्राउंड्स विच मेक अ मैरिज, अ मुस्लिम मैरिज वैलिड, ठीक है। तो क्वेश्चन पता है इसमें दो तरीके से आ सकता है। एक तो ये पूछ लिया आपसे कि वो ग्राउंड्स बताओ जिसके कारण एक मुस्लिम मैरिज वैलिड होती है, यानी कि सही होती है, ठीक है, उर्दूवी से सही। या फिर दूसरी तरह से पूछेंगे बताओ व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ अ वैलिड मैरिज, वैलिड मुस्लिम मैरिज, ठीक है। दोनों तरह से पूछे आंसर सेम रहेगा। तो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं या कौन कौन से एसेंशियल्स हैं। पहला आता है कॉम्पिटेंसी की बात, कि आप कितने कॉम्पिटेंट हैं। तो इसमें कॉम्पिटेंसी के 3 क्राइटेरियाज हैं। पहला रिलीजन, ये बोलते हैं कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि वो दोनों ही जो पार्टीज है वो मुस्लिम्स होने चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ और भी कंडीशंस होती हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा एज की बात होती है, तीसरा इंसेनिटी की बात होती है। तो पहले रिलीजन की बात करते हैं कि दोनों पार्टीज जनरली तो मुस्लिम होनी चाहिए, लेकिन सुन्नीज जो हैं उनमें ये परमिट किया है कि जो मुस्लिम मेल है, फीमेल नहीं बात हो रही, मुस्लिम जो मेल है वो किताबिया फीमेल से अगर शादी करता है, निकाह करता है, तो वो मैरिज वैलिड मानी जाती है, सही मानी जाती है। अब किताबियाज कौन, किताबिया फीमेल में आती है ज्यूस एंड क्रिश्चियन फीमेल, ठीक है, और कोई नहीं, ना ही नॉन किताबिया, ना ही नॉन मुस्लिम में आ जाते हैं पारसीज, हिंदूज जो फायर वर्शिपर हैं, ठीक है। तो उनसे मैरिज तो वैलिड की सिचुएशन में नहीं आती, लेकिन शियाज में ऐसी मैरिज वॉइड मानी जाती है। तो पहला हो गया रिलीजन का। दूसरी बात करते हैं एज की। तो देखो एक एज की 3 स्टेजेस बताई गई हैं मुस्लिम लॉज में। पहली होती है शगीर, शगीर यानी कि 7 साल से कम उम्र की, ठीक है। तो अगर 7 साल से कम उम्र में अगर शादी की जाती है, निकाह किया जाता है, तो ऐसा निकाह तो वॉइड है, वॉइड अब इनिशियो है। दूसरी स्टेज होती है शरीरी, शरीरी यानी कि 7 से 15 साल की उम्र, ठीक है। ऐसे में अगर जब इसमें ज़रूरी होता है कि अगर मैरिज हो भी रही है तो वहाँ पे गार्जियन की कंसेंट होना ज़रूरी होता है। और एक होती है थर्ड स्टेज बुलुग, बुलुग यानी कि 15 साल से ऊपर, यानी कि प्यूबर्टी की एज जो है वो अटेन कर ली गई है बाय द पार्टीज। तो ऐसी मैरिज वैलिड मानी जाती है जो कि बुलुग के स्टेज में कराई जाती है। शरीरी में भी वैलिड मानी जाएगी, बट कंडीशन इज कि वहां पे गार्जियंस की फ्री कंसेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा कंडीशन एज का। तीसरा है साउंड माइंड, ये दोनों ही पार्टी साउंड माइंड के हो, उन्हें पता है कि क्या हो रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ मैरिज, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मैरिज, ठीक है। तो ये पहली एसेंशियल कंडीशन है कॉम्पिटेंसी की। नाउ मूविंग अहेड, द सेकंड इंपॉर्टेंट एसेंशियल विच मेक्स अ मैरिज अ वैलिड मैरिज इज फ्री कंसेंट, कि जो दोनों ही पार्टीज है वो फ्री कंसेंट के साथ ये निकाह कर रहे हैं। किस तरीके का जोर, जबरदस्ती, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोवर्जन, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ये सब इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तीसरा इस कुछ अन्य फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो इंपॉर्टेंट है होना, तभी वो निकाह वैलिड माना जाता है। जैसे कि इज़ब हो, कबूल हो, ऑफर और एक्सेप्टेंस हो। वो ऑफर और एक्सेप्टेंस सेम मीटिंग में हो, ठीक है, अलग अलग। ऐसा नहीं कि प्रपोजल एक मीटिंग में हो गया, एक्सेप्टेंस दूसरी मीटिंग में हो गया, नहीं। आपने अगर आप मुस्लिम हैं तो ऑफकोर्स आपको ये पूरा प्रोसेस पता होगा, लेकिन अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आप लोगों ने मूवीज़ में या टीवी सीरियल्स में देखा होगा। तो उसमें क्या होता है कि एक काजी साहब होते हैं जो कि एक ऑफिशियल पर्सन है जो निकाह कराते हैं, और दोनों ही फैमिलीज होती हैं, और ब्राइड इधर बैठते हैं, ग्रूम इधर बैठती हैं, और फिर बीच में ऐसे एक तरीके का बैरियर होता है, पर्दा टाइप का होता है, और फिर दोनों से एक एक करके पूछा जाता है, दोनों को ऑफर किया जाता है, और दोनों ही अपनी अपनी एक्सेप्टेंस देते हैं। तो वो सेम मीटिंग में हो रहा होता है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि वो सेम मीटिंग में हो रहा हो। तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन इज विटनेसेस। सुन्नीज में इंपॉर्टेंट है कि जो निकाह हो रहा है उसमें विटनेस होने चाहिए, गवाह होने चाहिए। तो या तो 2 मेल हो, ठीक है, या फिर 1 मेल और 2 फीमेल हो। अगर ये लोग विटनेस करते हैं उस शादी को तो वो शादी वैलिड मानी जाती है। शियाज में ऑल दो निकाह के लिए विटनेसेस नेसेसरी नहीं होते हैं। इसके अलावा जो एक्सेप्टेंस दी जा रही है निकाह की, जो कबूल किया जा रहा है निकाह को, वो कंडीशनल नहीं होना चाहिए, किसी तरीके की कंडीशंस नहीं लगी होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गई थर्ड असेंशियल कंडीशन। इन द लास्ट इज नॉट विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्रीज। जो पार्टीज हैं वो किसी भी तरीके से, ना ही एब्सोल्यूट ना ही लिमिटेड, आपस में प्रोहिबिटेड डिग्रीज में नहीं होने चाहिए। ना ही कोई मैरिज रिलेशन के संबंध में हो वो, ना ही ब्लड रिलेशन के संबंध में हो, ना ही फॉस्ट्रेज संबंध में हो, ठीक है। तो किसी भी तरीके का प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशंस नहीं होना चाहिए। तो ये वो सारे ग्राउंड्स हैं, वो सारे एसेंशियल कंडीशंस हैं जो कि एक मैरिज, मुस्लिम मैरिज को वैलिड मुस्लिम मैरिज बनाते हैं, ठीक है। ये आंसर आप लिख देंगे।
अगला सवाल हमारा इसी से ही थोड़ा कनेक्टेड है, बट की पूछ रहे हैं वो ग्राउंड्स बताओ जो कि एक मुस्लिम मैरिज को वॉइड कर देता है, बातिल कर देता है, ठीक है। तो या बेसिकली एक मैरिज की वैलिडिटी को खत्म कर देता है। तो एक मैरिज वॉइड तब बनती है जब वो एक वैलिड एसेंशियल कंडीशंस को, वैलिड मैरिज के एसेंशियल कंडीशंस को कंट्रावीन कर रही है ना, उसको अपोज कर रही है। इट्स वेरी सिंपल। तो उन्हीं सब चीज़ों को हमने अपोज में लिख देना है जो हमने ऊपर वाले आंसर्स पढ़े। जैसे पहला कि रिलीजियस रेस्ट्रिक्शंस होती है कुछ, जैसे हमने पढ़ा था ना कि दोनों ही पार्टीज जनरली तो मुस्लिम होनी चाहिए, और अदरवाइज क्या है, अदरवाइज है कि अगर सुन्नी मुस्लिम फीमेल, मेल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, सुन्नी मुस्लिम फीमेल किसी किताबिया से, किसी नॉन मुस्लिम मेल से, यानी कि चाहे ज्यूस हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, हिंदू, अगर इनमें से किसी से भी शादी करती है, यानी कि मुस्लिम मेल के अलावा किसी अन्य रिलीजन के मेल से शादी करती है, तो ऐसी शादी वॉइड मानी जाती है, ठीक है, उसकी वैलिडिटी नहीं होती है। सिमिलरली शियाज में तो मेल फीमेल का कोई सीन नहीं है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर वो मुस्लिम पर्सन के अलावा किसी भी अन्य पर्सन से शादी करते हैं, किताब या नॉन मुस्लिम, तो वो मैरिज वॉइड मानी जाती है। हाँ, इन पर्सन से शादी की जा सकती है जब ये लोग अपने धर्म को परिवर्तित करें, कन्वर्जन करें टू इस्लाम। उसके बाद फिर वो, क्योंकि दोनों ही मुस्लिम हो गए ना, फिर वो शादी वैलिड मानी जाएगी। अगला हमारा एसेंशियल है एज का रेस्ट्रिक्शन, कि अगर कोई भी शादी शागीर की स्टेज में कराई जाती है, यानी कि 7 साल से कम उम्र की स्टेज में कराई जाती है, तो वो शादी वॉइड अब इनिशियो होती है, यानी कि पहले चरण से ही वो शादी नल है, वॉइड है। तीसरा है अगर कोई शादी जोर ज़बरदस्ती से कराई जाती है या मिस्टेक ऑफ फैक्ट से कराई जाती है, तो वो शादी भी वॉइड मानी जाती है। फोर्थ इज अगर जो पार्टीज हैं, जो लड़का लड़की हैं, वो लोग आपस में एब्सोल्यूट डिग्रीज में आते हैं। कैसे? यानी कि वो लोग आपस में ब्लड रिलेशन में हैं, कुराबत बोलते हैं इसको, और इंग्लिश में कंसेंग्विनिटी। अगर वो लोग आपस में मैरिज रिलेशन में हैं, या फिर वो लोग बाय मिल्क यानी कि फॉस्टरेज रिलेशन में है, जैसे कि एक ही मदर का दूध दोनों ही बच्चों ने पिया है, तो एक मेल अपनी फॉस्टर सिस्टर से शादी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो रिजा के रिलेशन में। तो अगर दोनों पार्टीज एब्सोल्यूट रिलेशन में, देन इन दैट केस उनकी अगर वो लोग शादी करते हैं तो वो शादी वॉइड मानी जाती है, ठीक है। तो ये वो सारे ग्राउंड्स हो गए जो कि एक मैरिज को वॉइड यानी कि बातिल बनाते हैं, ठीक है। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन जल्दी से ले लेते हैं कि वो ग्राउंड्स बताइए जो कि एक मैरिज को इररेगुलर बनाते हैं, यानी कि फासिद बनाते हैं। तो देखो आप सीरीज में जो 8, 9, 10 क्वेश्चन थे वो रिलेटेड थे मैरिज के, कि बेसिकली हमने इस तरीके से 3 काइंड ऑफ मैरिज पढ़े। हमने वैलिड मैरिज पढ़ी, हमने सही पढ़ी, है ना, सही बोलते हैं इसको, फिर हमने वॉइड मैरिज पढ़ी यानी कि हमने बातिल मैरिज पढ़ी, एंड द थर्ड नाउ वी आर रीडिंग इज इररेगुलर मैरिज, वी कॉल इट फासिद, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एक विवाह इररेगुलर कैसे होता है। इररेगुलर का मतलब ये है कि इन कंडीशंस की वजह से वो इररेगुलर हो गया, लेकिन अगर वो जो नेगेटिव कंडीशन अगर रिमूव हो जाए तो फिर से वो जो मैरिज है वो वैलिड मानी जाएगी इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है। तो कब कब होता है उसके कंडीशंस देखो। मैरिज विदाउट विटनेस, अगर कोई निकाह, सुन्नीस की बात हो रही है, ये कंडीशन सुन्नी पे लागू होती है कि अगर विदाउट विटनेस निकाह हो रहा है तो वो इररेगुलर माना जाएगा। तो जैसे ही अगर विटनेसेस आ जाएं तो फिर वो शादी वैलिड हो गई। सेकेंड इज, ये भी सुन्नीस पे लागू होता है कि अगर जो मुस्लिम मेल है वो नॉन किताबिया फीमेल से या नॉन मुस्लिम फीमेल से शादी करते हैं तो वो शादी वॉइड नहीं है, वो इररेगुलर है। यानी कि अगर वो फीमेल्स मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाती हैं तो फिर उसके बाद वो जो मैरिज है वो वैलिड मैरिज बन जाएगी, ठीक है। तो देखा आपने, अगर सुन्नीज में मुस्लिम मेल अगर किताबिया फीमेल से शादी कर रहा है तो वो एक वैलिड मैरिज है, ठीक है। लेकिन अगर वो नॉन किताबिया या नॉन मुस्लिम फीमेल से शादी कर रहा है तो वो इररेगुलर मैरिज है। थर्ड इज, ये सब पे लागू होता है आगे के सारे, मैरिज विद फिफ्थ वाइफ। अब मुस्लिम लॉ के रूल्स के तहत एक जो मैन है, एक मुस्लिम मैन है, वो 4 शादियां कर सकता है एट द सेम टाइम, लेकिन जैसे ही वो फिफ्थ शादी करता है तो फिर वो मैरिज इररेगुलर मैरिज मानी जाती है। तो फिर ऐसे में इररेगुलर क्यों बोला गया कि जैसे अगर वो बाकी जो 4 थी उनमें से किसी एक को तलाक दे दे तो फिर वो 4 की कंडीशन में आ जाएगा ना, तो फिर वो ये वाली मैरिज जो है वो वैलिड मैरिज बन जाएगी। तो ये हो गया थर्ड कंडीशन। फोर्थ इज मैरिज ड्यूरिंग इद्दत पीरियड, कि अगर इद्दत पीरियड में मैरिज की जाती है तो ऐसी मैरिज इररेगुलर मैरिज होती है, और जैसे इद्दत पीरियड का जो टाइम है वो खत्म हो जाता है उसके बाद उस मैरिज की वैलिडिटी फिर से सस्टेन हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट इज मैरिज बाय एन अनऑथराइज पर्सन, अगर किसी अनऑथराइज पर्सन ने यानी कि काजी के अलावा किसी अनऑथराइज पर्सन ने शादी कराई है तो वो निकाह भी इररेगुलर माना जाता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज मैरिज इन अनलॉफुल कंजंक्शंस, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक व्यक्ति की 2 वाइफ्स हैं और वो 2 वाइफ्स आपस में एब्सोल्यूट प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में है, यानी कि फॉर एग्जांपल वो लोग आपस में सिस्टर्स हैं, यानी कि उनका ब्लड रिलेशन है, तो ऐसी मैरिज भी
मुस्लिम लॉ में इर्रेगुलर मैरिज मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ देखा आप लोगों ने कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जो कि एक मुस्लिम मैरिज को इर्रेगुलर मैरिज बनाते हैं या फिर फासिद निकाह बनाते हैं। ठीक है, तो सवाल जैसे भी आएगा आप जवाब दे देंगे। ये थे हमारे आज के 10 इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मुस्लिम लॉ के क्वेश्चन आंसर्स। इनसे सवाल अब मुझे लगता है 10 नंबर का भी आता है ना, तो आप जवाब दे देंगे। हमने इतना इतना कंटेंट इसमें से पढ़ा है। आप लोगों के लिए कितना यूज़फुल है आप लोगों के एग्जाम्स के लिए, सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, और सजेस्ट भी करना अगले पार्ट 2 के लिए हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करें। वैसे हमने लिस्ट बनाई है, हम ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे जो भी मुस्लिम लॉ के यूनिवर्सिटी में सिलेबस में रहते हैं। सो उसके लिए चैनल से जुड़े रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और तो तब तक पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें। हैव अ गुड डे, बाय बाय।